सिर्फ अल्फाज ही काफ़ी नहीं गज़ल के लिए, सिर्फ अल्फाज ही काफ़ी नहीं गज़ल के लिए, जिगर में खून भी चाहिए असर के लिए। छाती का कैंसर एक ऐसा कैंसर है, अगर समय रहते एहतियात बरती जाए तो हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। वो कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। बाहर स्माइल ज़रूर दिखाई दे रही है लेकिन अंदर बहुत सारे गम छुपे हुए हैं। सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं आप? इस बीमारी की सबसे बड़ी मुश्किल ही ये है कि इसका कोई सिम्टम नज़र नहीं आता। मैं जब अपनी टीम लेके गांव में, रूरल एरिया में जाती हूँ, तो जो आदमी लोग हैं वो बड़ी सुविधा से कहते हैं कि अच्छा मैडम, अब हम चलते हैं, क्योंकि ये बीमारी तो औरतों की है। माँ आपकी है, बीवी भी आपकी है, प्रेमिका भी आपकी है, गर्लफ्रेंड भी आपकी है, बहन भी आपकी है, उसकी बीमारी आपकी नहीं है। कुछ केसेस ऐसे आए जब लड़के की उम्र 24 साल थी। मैंने अपनों को खोया है मैंने। ये एक दर्द का सफ़र होता है। ये ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत सा एक धागा है। जुड़ जाए तो जुड़ जाए, ना जुड़े तो ना जुड़े। गुरदासमान साहब, बहुत ही अच्छा बोला था, दुनिया दा हर रिश्ता माँ दे पैरां सदका है। ये जो छाती का कैंसर है, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना इन चीज़ों का, तो आने वाली नस्लों को माँ का दूध ही नहीं मिलना। आज का ये पॉडकास्ट उन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपनी बीवी से, अपनी बेटी से, अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये पॉडकास्ट है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में, और मेरे साथ है एक ऐसी हस्ती जो 2007 से इस संघर्ष में आप सबके साथ जुड़ी हुई हैं। नन अदर देन बिट्टू सफीना संधू जी। क्या हाल चाल है मैम? एंड आई एम वेरी ग्लैड। मैं आपको बता दूं, मेरा रिश्ता इनके साथ 2011 से जुड़ा हुआ है। आपका स्वागत है मैम पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। मुझे भी आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चे बड़े हो गए। बच्चे बड़े हो गए हैं। वैसे तो यूँ लगता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं, लेकिन मैं ये मानना नहीं चाहती कि हम बूढ़े हो रहे हैं, पर आप बड़े हो गए हो। और मुझे इतनी खुशी है आज यहाँ पे आके, आपको देख के, आपको इतना खूबसूरत काम करते हुए। आपकी टीम में भी मेरे बहुत अपने लोग हैं, अरुण बैठा है, तो मतलब एक बहुत ही सुकून मिलता है जब आप अपने बच्चों को प्रफुल्लित होते देखते हो। ये बहुत खूबसूरत एहसास है। ये जो तामझाम है, इनके पीछे इनका हाथ है। कैसे हाथ है? डे नाइट न्यूज़ चैनल होता था, उनमें इनका आशीर्वाद था, कंवर सर का आशीर्वाद था, और मैडम कंवर संधू सर की वाइफ भी हैं, और आज इंडिया में ऐसा काम कर रही हैं जो बहुत कम लोग इतना जज्बा, इतना करेज उठाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, और उसके अलावा एक और चीज़ के बारे में अवेयर कर रहे हैं। एपिसोड में पूरा जानेंगे। सबसे पहले मैम, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें। कई हस्तियाँ इससे जूझ रही हैं। अगर प्रेजेंट बात करें, हिना खान, और कई हॉलीवुड की भी जूझ रही हैं एज ऑफ नाउ, और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो आंकड़ों की बात करें, हम आंकड़ों से ही शुरू करते हैं अवेयरनेस के लिए। तो क्या आंकड़े बेसिकली प्रेजेंट बोल रहे हैं? और देखो मनीष, ये जो छाती के कैंसर की आज हम बात कर रहे हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे आंकड़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। राइट राइट। ऐसा होता है कि कई बार अगर हम आंकड़ों पे जाते हैं तो कोई एक शख्स दुनिया का हिस्सा है, और किसी के लिए वो शख्स पूरी कायनात है, पूरी दुनिया है। राइट। पर आज अगर देखा जाए तो लाखों औरतें इस बीमारी से जूझ रही हैं। और सबसे जो मुझे तकलीफ़ देती है बात, वो ये बात देती है कि जो होना है
वो तो होना ही है, लेकिन जिसे हम रोक सकते हैं, जब उसे रोका नहीं जाता तो तकलीफ होती है। छाती का कैंसर एक ऐसा कैंसर है, अगर समय रहते एहतियात बरती जाए तो हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। राइट। अब होता क्या है कि जब तक एक औरत डॉक्टर के पास पहुंचती है तो वो स्टेज 3 तक पहुंच गई होती है और देरी हो गई होती है। और स्टेज 3 मतलब देरी, स्टेज 3 मतलब काफ़ी देर हो चुका होता जी जी, जैसे स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, तो ये मतलब काफ़ी आगे बात बढ़ चुकी होती है और उस वक़्त इलाज जो करना होता है वो मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि बचाया नहीं जा सकता, लेकिन बात वही होती है कि अगर शुरू में वो कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अगर आपको समय रहते इस बात की इत्तला मिल जाती है तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि आपको चेकअप कराना चाहिए समय समय पर, अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहना चाहिए, उससे बातचीत करते रहना चाहिए और वो जैसा जैसा आपको गाइड करे वो आपको करते रहना चाहिए। 2007 से इनफैक्ट जब हम 10 में जुड़े थे तब भी हम आपके इस अवेयरनेस में रोड शोज होते थे आपके, जी लोगों तक पहुंचाया जाता था कि जी। हाँ भैया हमारे साथ जुड़ो, हम आपके लिए बेसिकली बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट। ये सफ़र की शुरुआत आप अकेले निकले थे, वो कैसे हुई मैम? 2007 में ये शुरुआत हुई थी। एक्चुअली शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हो गई थी। हाँ हाँ। शुरुआत तो इसकी आई थिंक 87-88 में हो गई थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन जो कि मेरी माँ जैसी थी, मेरे से 14 साल बड़ी थी और क्योंकि मैंने अपनी माँ को कम उम्र में खोया, तो जो मेरी बहन थी वो मेरे लिए माँ का दर्जा रखती थी और बहुत प्यार और बहुत उसने संभाल के रखा था परिवार को। तो जब 1986 में मेरी बहन इस दुनिया से चली गई तो एक बहुत असहनीय, अकहनीय दुख वाली हालत थी, क्योंकि उस वक़्त लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल बात है, आप बता ही नहीं सकते। तो उस वक़्त मैं खुद उस हालत में थी कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाई कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। पर बात यहाँ पे आई कि ये सब हुआ क्यों? उस वक़्त इतनी जागरूकता समाज में, लोगों में नहीं थी। तो मैंने ये सोचा कि अगर मेरी बहन को जागरूकता मिलती और वो बता पाते कि लोगों से उनको कुछ इत्तला मिलती और उन्हें बताया जाता कि इस रोग से कैसे बचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो शायद हाँ हाँ। वो आज हमारे बीच होती। लेकिन मेरी बहन बहुत हिम्मत वाली औरत थी, बहुत हिम्मत वाली, और उसने इस बीमारी का बहुत डट के सामना किया। लेकिन अंत में यही कह सकती हूँ कि बीमारी जीत गई, कि उसके वक्त हौसला नहीं हुआ। मेरी अपने ज़िंदगी के बहुत सारे मसले थे, अपने ज़िंदगी के, अपने जैसे कि आप बच्चा है आपका, आपका परिवार है, आपका ज़िंदगी है, बहुत सारे मसले थे और जितना मुझसे हो पाता था मैं करती थी और इस बारे में मैं पढ़ती रहती थी, सोचती रहती थी कि इसको कैसे शुरू करूं। फिर इतने बरसों के बाद 2007 में आप कहो कि इसको हमने अमली जामा पहना दिया। हमने एक एनजीओ रजिस्टर कर दी 2007 में। 17 साल आज हो गए हमारे को, 2024 है। और तो फिर हमने इसको एक रजिस्टर्ड एनजीओ के तौर पे इसको रजिस्टर किया और फिर हम इसके ऊपर रेगुलर तरीके से हाँ हाँ। काम करने लगे और लोगों में
जागरूकता फैलाने लगे। सिम्टम्स की बात स्टार्ट करते हैं, तो सिम्टम्स क्या रहते हैं मैम इसके? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं किसी की मदद नहीं कर रही हूँ मनीष। नहीं मैम, आप कर रही हो, ये मैम आप कर रहे हो, मेरी बेसिकली आई हैव सीन यू। मेरे पास जो मैं ये कर रही हूँ, मेरे पास शायद जीने का और कोई चारा ही नहीं है, चारा ही नहीं है। इसकी बड़ी एक सिंपल सी बात है कि या तो आंसुओं में डूब जाऊं और खुद को गर्क करूं, वो भी किया बहुत बरस, और या फिर उठ के अपने सुकून के लिए किसी और का सुकून बन जाऊं। मैम की अगर आप स्माइल देख पा रहे हैं तो बाहर स्माइल ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर बहुत सारे गम छुपे हुए हैं। इनफैक्ट मैं भी कोशिश करूँगा कुछ अपने ज़रिए बताने की। ज़्यादा हम उस चीज़ में आई डोंट नो ये एपिसोड कहाँ लेके जाएगा, बट एनीवेज सिम्टम्स से शुरू करते हैं उन लड़कियों के लिए कि हाँ भैया, सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। आप घर बैठे हो तो सेल्फ टेस्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, तो मैम। सिम्टम्स की आप बात करते हैं जैसे, तो ये जो सिम्टम्स हैं, इस बीमारी की सबसे बड़ी मुश्किल ही ये है कि इसका कोई सिम्टम नज़र नहीं आता। अच्छा, नज़र नहीं आता। हमें इसका जो सिम्टम है ढूंढना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि जैसे और कोई बीमारी होती है, आपको बुखार चढ़ गया, हाँ हाँ आपकी आंखें लाल हो गई, हाँ हाँ। आपको कुछ दुख रहा है, आपका कुछ सूज गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता अच्छा। जी। तो इसमें और तो और इसमें दर्द भी नहीं होता। नहीं तो देखिए, कोई अगर किसी भी इंसान को कोई जब आपके शरीर में कोई अंग दुखता है, हाँ हाँ। तो आप मजबूरन डॉक्टर के डॉक्टर के पास पास जाते जाएंगे हैं। कि मुझे ये दुख होता है, मुझे यहाँ तकलीफ़ है, मुझे यहाँ दर्द है, तो आप वहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये जो छाती का कैंसर है, इसकी यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि इसका कोई इस तरह का सिम्टम आपके सामने नहीं आता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको अपना रेगुलर जो चेकअप है वो करवाते रहना चाहिए। और अब जैसे WHO है, उसकी समय समय पर अलग अलग हिदायतें आती हैं। हिदायतें आती हैं। कभी आ जाती है कि 35 पे आप मेमोग्राफी करवा लो, कभी आ जाती है 40 के बाद करवा लो, कभी आ जाती है नहीं 50 पे करा लो। तो मेरा ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैंने अपनों को खोआ है, जब अपनों को आप खो देते हैं तो वो एक अलग एहसास है, वो एक अलग एहसास होता है, उसका दर्द एक अलग होता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको समय समय पर डॉक्टर से नियमित रूप से चेकअप कराना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपनी छाती में किसी गिल्टी का, किसी गांठ का एहसास होता है, हाँ हाँ। तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं। फिर वो आपको आगे सलाह दे देता है कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, या आपको मैमोग्राफी करवानी चाहिए, या नहीं करवानी चाहिए। तो ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। और इसका सिम्टम यही है कि आपको मतलब अगर आप छाती में आपके कोई गांठ, कोई गिल्टी का एहसास होता है, खुद ही मतलब दैट इज सेल्फ टेस्ट। दैट्स अ सेल्फ टेस्ट। तो उसमें ये है कि हर गिल्टी, हर जो गांठ है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसरस हो, मलिग्नेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार नॉर्मल तरीके भी हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पता तो लगाना पड़ेगा ना। आप जब तक उसके बारे में पता नहीं लगाएंगे, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे इस बारे में, तब तक मैं हमेशा ये कहती हूँ, नो स्केयर बी अवेयर, कि डरने की बात नहीं है, जागरूक होने की बात है, चिंता की बात नहीं है, चिंतन की बात है। आप इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में ध्यान दीजिए, इसके बारे में खुद का, अपने घर में जो औरतें हैं उनका ख्याल रखिए। और यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मैं भी, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कई बार मैं जब अपनी टीम लेके गांव में, रूरल एरिया में जाती हूँ, तो जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं
वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमारे से जब हेलो हाय हो गई, नमस्ते मैडम जी हो गया, तो जो आदमी लोग हैं वो बड़ी सुविधा से कहते हैं कि अच्छा मैडम अब हम चलते हैं, क्योंकि ये बीमारी तो औरतों की है। हाँ। तो मैं मनीष आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से सब मर्दों से, बच्चों से, लड़कों से ये सवाल करना चाहती हूँ। माँ आपकी है, बीवी भी आपकी है, प्रेमिका भी आपकी है, गर्लफ्रेंड भी आपकी है, बहन भी आपकी है, उसकी बीमारी आपकी नहीं है। बिल्कुल मैम। क्योंकि जब कभी भी घर में किसी को भी किसी दर्द से गुजरना पड़ता है तो वो अकेला शख्स हो सकता है कि शारीरिक तौर पे वो जो इंसान है उसका दुख जो है वो खुद झेल रहा है, लेकिन मानसिक रूप से पूरा परिवार, और खाली परिवार नहीं, जो लोग उसके दोस्त, उसके स्टूडेंट, उसके टीम मेंबर्स, जो लोग उस शख्स के साथ जुड़े होते हैं, उनको भी दुख होता है, वो दर्द होता है। सब उस तकलीफ से गुजरते हैं। आई वॉज डूइंग रिसर्च येस्टरडे, बहुत सारे मिथ्स आ रहे थे वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि हाँ भैया 40 के बाद करा देना चाहिए, सेल्फ वही टेस्ट होता है, वो वही मैं होता कह है। रही हूँ कि कोई कह देता है जैसे मेमोग्राफी है। अब बिल्कुल सही बात है, जो मतलब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेमोग्राफी में जो रेडिएशन है बिल्कुल होता है, लेकिन मनीष ऐसा होता है कि जब आपका कोई भी जो रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर विज़ाविज़ आपको ये देखना पड़ता है कि इसमें नुकसान का कितना है और फ़ायदा कितना है। अगर आपका नुकसान 100% है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपका नुकसान 20% है लेकिन फ़ायदा आपको 100% हो सकता है, तो वो 20% रेडिएशन का जो रिस्क लेना है वो वाजिब है। वो भी वाजिब है। ठीक है, तो उसका जो है ये मेमोग्राफी जो है, मैंने आपको बताया कि WHO की समय समय पर हिदायतें आती हैं, लेकिन अगर आपको किसी गिल्टी का अपनी छाती में एहसास होता है, किसी गांठ का एहसास होता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप मेमोग्राफी करवाओ तो ज़रूर करानी चाहिए। अगर वो कहता है कि अल्ट्रासाउंड करवाओ तो अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, हाँ हाँ। है ना। उसमें तो कोई वो दो राय है ही नहीं कि आपको कब करवाना चाहिए। अब दूसरा आपका सवाल था उम्र का, कि हाँ जी, किस उम्र में होता है। डेफिनेटली मेरा कई ऑडियंस का किस जी, उम्र से ये चेकअप। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि आपका ये जो सवाल है ये बिल्कुल। अब आप माने कि मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए जब लड़के की उम्र 24 साल थी, 24 साल। 23-24 साल। तो अब मैं क्या बताऊं इस बात को कि उम्र, अब वही बोला ना कि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि इनके आंकड़े जो हैं, अब आंकड़े की बात यह है कि अगर हम सोचें, अगर मेरे को पिछले 5 साल में एक ही लड़की 24 साल की आई तो मैं कह सकती हूँ कि जी बहुत कम होता है। पर एक बार जरा उस लड़की की माँ से मिलें जिसकी बेटी चली गई 24 साल में, जिसकी बेटी चली गई। चलिए मतलब। हाँ, तो एक बार उस माँ से पूछें कि भैया आंकड़े कितने हैं, वो आपको बता पाएगी। उसके लिए उसकी पूरी दुनिया जो है वो उजड़ गई। राइट राइट मैम। सो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आपको जब भी किसी तकलीफ़ का एहसास हो तो आप हिचकिचाएं मत। ये जो डॉक्टर हैं ये हमारे लिए है। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियों की बीमारी है, लड़कियों की जंग है, मनीष 1% जो कैंसर छाती का होता है उसमें आदमियों को होता है। सो आप ये मत समझें कि ये 1% बॉयज ऑल्सो सफ़र। जी, मतलब ये है कि 100 में से 1% जो कैंसर है वो मर्दों को भी होता है। चेस्ट का। जी जी, तो आपको भी सबको एहतियात करने की ज़रूरत है। तो 24 साल मतलब इनफैक्ट अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल में तो
बहुत ही सारे मिथ्स आ रहे हैं। कोई मैम, मैंने तो एक मिथ या कल मैंने पढ़ा था, आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई है, कि अपर अंडरगारमेंट डालने से भी ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो आपके पास कुछ नहीं ऐसे नहीं ये सारे मिथ्स ही हैं नहीं, ये सब कि मिथ है। ऑयल ना लगाओ, पाउडर ना लगाओ, देखिए ये बहुत सारी नेट पे भर भर के इंफॉर्मेशन मैं पड़ी जी, है। लेकिन फिर मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगी कि जो अंडरगारमेंट्स पहनने वाली बात है, लेकिन आपको जैसे रात को सोते वक्त हाँ हाँ। ज़रूर उतार के, मतलब आपको कंफर्टेबल हो के सोना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात, मतलब ऐसा कोई हमारे पास केस स्टडी नहीं आया। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई केस स्टडी नहीं आया है जिससे ये हमें साबित हुआ हो, यहाँ प्रमाणित हुआ हो कि ये पहनने से कोई प्रॉब्लम जो है वो है। 2007 से आपने एनजीओ शुरू किया, रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट के नाम से, अभी तक काम कर रहे हैं। मैम, काफ़ी केसेस आए होंगे आपके पास हाँ इन जी, सालों में। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। कोई आपसे कनेक्ट, कोई ऐसा ऐसा केस जो जिसको आप इस टाइम हमें सुनाना चाहें? अब जैसे आप मानो कि कई बारी अभी, मतलब हम लोग इसके लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन आप मानो कि ये जो मैंने आपको बताया कि 24 साल की लड़की थी, ये मेरे पास नहीं आई थी। मैं इसको वैसे ही किसी कॉलेज में गई थी अपना जागरूकता के लिए, तो वो मतलब उसके लिए वहाँ पे वो, मतलब मुझे वो बच्ची मिली कि मुझे ये मैडम, ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड ऑल। लेकिन आप देखो कि हम जब से ये करवाने लगे हैं, हाँ हाँ। जितने लोगों ने हमसे मेमोग्राफी करवाई है, कभी किसी का पॉजिटिव नहीं आया टेस्ट। सबका जो है वो मेमोग्राफी अच्छी आती है, नेगेटिव आती है, सब ठीक ठाक होता है। और लोग, कई बार जो लोग हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं, और वो कई बार कहते हैं कि हम आपकी इंतज़ार कर रहे थे मैम, आप बाहर गए थे, जब आप आओगे तो आप ही के ट्रस्ट के थ्रू हम कराएंगे। ऑफ कोर्स इसमें वो कोई, हमारा कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ के लिए, वो टेस्ट है। लेकिन ऐसा होता है। फिर एक बार एक औरत हमारे पास आई जिसको बिल्कुल शुरुआती वाली बात थी, तो उसका बहुत छोटा सा एक ऑपरेशन हुआ, और वो गिल्टी उसकी निकाल दी, और वो आज भी, मतलब इस बात को 15 साल हो गए हैं, तो वो बड़ी, बहुत बड़ी अपनी अच्छी खुशी वाली ज़िंदगी जो है वो गुजार रही है। अब इंटरेस्टिंग बात की ये भी बात आती है कि बहुत बार जब हम जाते हैं लोगों को, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब हम किसी को कहते हैं कि आप मेमोग्राफी करवा लो, आप उस उम्र में हो, तो वो कहते हैं मैडम जब दर्द ही नहीं है दर्द ही नहीं है, जैसे आपने बोला। तो क्यों करें। या वो कह देते हैं हमारा पति कहता है कोई टेस्ट नहीं कराना, अभी वैम पा देंगे डॉक्टर। एम ए वैम पा देंगे डॉक्टर। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, बहुत बड़ा चैलेंज आता है। अगर किसी को पता लगता है कि हाँ, ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत हुई है, जी, राइट, तो इसका क्या एलोपैथी में इलाज है, होम्योपैथी में है, या आयुर्वेदिक इलाज होता है? मैं तो यही कहती हूँ कि आप डॉक्टर से सलाह लें, हाँ हाँ। डॉक्टर से सलाह लें। देखिए बहुत सारे लोग कह देते हैं कि आपको खाना खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इससे ठीक हो जाता है। वहाँ पे मेरा ये कहना है कि अगर आप हेल्दी खाना खाते हो, हाँ हाँ। एक्सरसाइज करते हो, हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो, तो डेफिनेटली कैंसर ही क्या, किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बढ़ जाती है, राइट। जैसा होता है ना कि अगर आपके जेब में पैसा है, जैसे आपकी जेब में पैसा है, तो आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, है ना। आप कुछ भी खरीद लो, जिसकी आपको ज़रूरत है आप वो खरीद लेंगे। इसी तरह से जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी होती है, जो लड़ने की ताकत होती है, जो हमें पौष्टिक आहार खाने से, एक्सरसाइज करने से मिलती है, वो हमें मदद करती है किसी भी बीमारी के साथ लड़ने के लिए। मैं लोगों को बिल्कुल देखिए मेरा कोई तजुर्बा नहीं है, तो इसलिए मैं तो एलोपैथिक मतलब मैं तो यही कहती हूँ कि डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पता कीजिए। उनसे सलाह लीजिए। एक तो आपने वो ये भी बता दिया, खाना पीना अच्छा रखें। अच्छा अभी करें। अभी रिसेंटली, अगर आपने, आई डोंट नो, आप पहले अब्रॉड भी थे, अभी आए हैं जी इंडिया में, लेकिन आपने वो चीज़ देखी नवजोत सिंह सिद्धू साहब की, आजकल वायरल जा रही है, जी जी कि नवजोत कौर सिद्धू जी को कैंसर जी। हुआ था, बट ओनली बिकॉज ऑफ डाइट पर उन्होंने फाइट किया। देखिए वो उनका बिल्कुल ज़ाती मामला है। मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी इस बात पे सवाल उठाया है
कि उनको बिल्कुल कीमोथेरेपी भी उनकी हुई है, डाइट से तो नहीं, मतलब उनकी कीमोथेरेपी भी हुई, उनका इलाज भी चला, सब कुछ साथ-साथ में हुआ है। लेकिन ये उनकी ज़ाती तौर पे मतलब उनका अपना तजुर्बा है, तो मैं इस बारे में क्या ही कहूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि खाना अच्छा खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी अच्छी आपका जो अंदर है, जो आपके पास किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ताकत आप बढ़ में जाती है। ताकत बढ़ जाती है। पर मैं ये नहीं कह सकती कि किसी बीमारी का आपको, और ख़ास करके इतनी भयानक, इतनी बड़ी बीमारी का जो इलाज है वो नहीं करवाना चाहिए। मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास लाज़मी जाना चाहिए। तो बेसिकली एनजीओ में दोबारा वापस आते हैं, तो एनजीओ का वर्किंग क्या रहता है? बेसिकली आपने पहला तो बता दिया कि आप गांव-गांव जाते हो अवेयरनेस करने, वहाँ से औरतों से भी मिलते हो और पति बोलते हैं जी मैडम जी सानू की होना है ना, तो कैसे आप वर्किंग कैसे करते हैं? एनजीओ करती क्या है आपकी? देखिए, एनजीओ जब हम लोग गाँव में जाते हैं और रूरल एरिया में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एक तो हम लोग उनमें जागरूकता फैलाते हैं, उनको इस बीमारी के बारे में समझाते हैं, उनका डर निकालने की कोशिश करते हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन हम उनको सिखा देते हैं वहाँ पे, ये करते हैं, पैम्फलेट्स बाँटते हैं। और जिन लोगों को मैमोग्राफी की ज़रूरत होती है, हमारा ट्रस्ट उनको मैमोग्राफी जो है वो निःशुल्क करवा के देता है। हम कोई पैसा नहीं लेते। 1,500-2,000 लगते हैं शायद इसके, या फिर ज़्यादा लगते हैं? 2000 के आसपास, 2,000, कोई हाँ, 2200, कोई 2500, कोई 1800, अलग-अलग जगहों की बात है। एक तो निःशुल्क सेवा होगी, राइट? तो उसमें बड़े वाले कि मतलब बड़ी मज़े वाली बात है कि एक बार मैंने किसी को बोला कि आप करवाएं, तो मुझे बोलते हैं कि मैडम करवा के देना है तो वहाँ से करवा के दो जहाँ से आप खुद करवाती हैं, हमें सरकारी अस्पतालों के चक्कर मत लगवाओ, हमें ऐसे ऐसे डिस्पेंसरियों में। तो मैं जो है पिछले कुछ सालों से मतलब फोर्टिस हॉस्पिटल में उनकी मैमोग्राफी करवा के देती हूँ। फोर्टिस में कराते हो? जी जी, मैं वहाँ करवा के देती हूँ। और मैं उन सब टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरा साथ निभा रहे हैं पिछले कई सालों से। और हम ये करते हैं। और फिर हम लोग औरतों में पर्सनल हाइजीन के बारे में उनको बहुत बताते हैं। जैसे हम उनको सैनिटरी नैपकिन बांटते हैं, सूती अंडरवियर बांटते हैं, साबुन की टिक्की देते हैं। उनको, बच्चियों को ये बताते हैं कि जब आपका मासिक धर्म आए तो अपने आप को कैसे साफ़ सफाई रखें, स्वच्छ रखें अपने आप को, ये करवाते हैं। और फिर साल में एक बार हम अपना फंड रेज़र करवाते हैं, क्योंकि इस सब काम के लिए पैसा तो चाहिए, ऐसा चाहिए, डेफिनेटली। है ना? तो पैसा तो चाहिए, तो हम हर साल फंड रेज़र करवाते हैं इस चीज़ को, ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें। जी। इनफैक्ट फंड रेजर की बात आ रही है, मेरे को मालूम है कि मैम के एनजीओ में आम लोग तो जुड़े ही हैं, बाहर से लोग जुड़ते हैं सेवा करने के लिए, इंडिया से जुड़ते हैं, बट जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये जानकारी दे दूं, भारत के और विदेश के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उस फंड रेजिंग स्पेशल जो आप करते हैं, इवेंट्स करते हैं, उनका हिस्सा बन चुके हैं और बनते रहते हैं। देखिए, इसका जो सारा श्रेय है फंड रेजिंग में, मैं गुरदास मान को उनको देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भाई हैं। और मतलब मेरे दुख में, मेरे सुख में मेरे भाई और मेरे भाभी दोनों मेरे साथ खड़े हैं। और सबसे पहला प्रोग्राम 2010 में हाँ, मान साहब ने, मान भाई ने, मेरे वीरे ने, जो भी आप कहें, उन्होंने किया था परेड ग्राउंड में। और फिर जब वो जुड़े तो कहते हैं ना, जब आगाज़ अच्छा होता है तो लोग जुड़ने लगते हैं। तो मेरा जो इस फंड रेजिंग का जो आगाज़ था वो बेहद खूबसूरत था। और उसमें मतलब मान साहब, गुरदास मान साहब मेरे भाई आए, उन्होंने परफॉर्म किया। और क्योंकि रानी दीदी जो मतलब मेरी बड़ी बहन है, वो उनकी भी बहन है, उनके साथ भी वो उतना ही जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने किया। फिर उनके को देख के हरभजन मान ने, हरभजन मान जी आए। फिर हरभजन मान के बाद सतेंद्र सरताज आए, सतेंद्र सरताज के बाद नूरा सिस्टर्स आई, जस्सी गिल, जस्सी गिल, बबल राय आए, फिर रेखा भारद्वाज आई, और फिर जूही बब्बर आई। और प्ले करने के लिए राज बब्बर साहब की जो डॉटर हैं, अनूप सोनी की वाइफ, वो बहुत खूबसूरत प्ले करके गई हमारे लिए।
फिर उसके बाद मान साहब ने दोबारा 2 शो किए मेरे लिए। फिर पिछले बार में हरभजन मान दोबारा मेरे साथ जुड़ने के लिए आए, और इस बार फिर से अब इस बार रेखा जी और विशाल जी दोनों आ रहे हैं, और जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी, क्योंकि इस काम में जुड़ने के लिए सिर्फ हुनर होना काफ़ी नहीं। वो कहते हैं ना कि सिर्फ अल्फाज ही काफ़ी नहीं गज़ल के लिए, सिर्फ अल्फाज ही काफ़ी नहीं गज़ल के लिए, जिगर में खून भी चाहिए असर के लिए। तो उसमें वो जो जिगर का खून भी जाता है। तो इसी तरह सिर्फ हुनर होना, अच्छा आर्टिस्ट होना काफ़ी नहीं होता, उसके लिए वो एक संजीदगी होनी, आवाम के लिए एक दर्द होना, आपको एक अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना कि इस समाज को हमने कुछ लौटाना भी है। तो मेरे साथ जो आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, ये वो आर्टिस्ट हैं जो संजीदगी रखते हैं, जो दर्द रखते हैं, आवाम के प्रति दर्द रखते हैं, मेरे लिए मोहब्बत रखते हैं, दर्द रखते हैं, मेरे दुख को समझते हैं। अब कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हमारे पास आए जिन्होंने कमिट करके नहीं किया, मैं नाम नहीं लेना ऐसा भी चाहूँगी। हुआ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ऐसा मेरा मतलब मेरी आदत भी नहीं है। और जब आप सोशल वर्क करते हैं, जब आप समाज सेवी करते हैं, तो जो आपका मुहिम चलाने का जो सलीका होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। तो मैं यहाँ पे मतलब शुक्रिया करने आई हूँ, ग्रैटिट्यूड के लिए आई हूँ। मैं किसी को ये बताने नहीं आई कि कौन क्या है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो अवगुण है वो मुझ में है, कि मुझे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि मेरे में क्या क्या खराबियाँ। हो सकता है उन्हें मेरा काम नापसंद हो, मैं नापसंद हूँ, ये हर एक का एक अपना है। लेकिन बहुत मतलब 2-4 बार ऐसे मेरे साथ हुआ कि उन्होंने कमिट किया कि वो करेंगे और मेरी तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने एक रिग्रेट का लेटर भेज दिया कि हम नहीं कर सकते। सो एनजीओ की बात चल रही है, तो रिसेंटली बायदीप भी आए थे हमारे इस पॉडकास्ट में। वो बता रहे थे कि किसी एनजीओ से बात हुई, बात होने के बाद उस एनजीओ ने बोला कि आप भी हमारी एनजीओ का हिस्सा बनो। तो जैसे उसने बोला कि हाँ भैया मैं बनना चाहूँगा, उनको फटाफट एक क्यूआर कोड आ जाता है। तो बायदीप ने बोला जी भैया मैं क्यूआर कोड में पैसे नहीं दूंगा, मैं आके सेवा करूँगा, राइट। सो व्हेन ही वेंट देयर, तो वहाँ जाके पता लगा कि वहाँ पर कोई गरीब ही नहीं था जिसके लिए वो पैसे मांग रहे थे। जैसे किसी ने डोनेट करना है तो ये कैसे पता लगेगा कि हाँ भैया ये एनजीओ ट्रस्टवर्दी है और ये नहीं है। आप देखिए कि आप बाज़ार में सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, आप 10 रुपए के आलू खरीद रहे हैं और आप चुन चुन के खरीद रहे हैं। आपको लगता है कि 10 रुपए में 12 रुपए की चीज़ भले मिल जाए, 9 रुपए 75 पैसे की ना मिले, राइट राइट। आप पैसा वसूल चाहते हैं। तो जब आप एक एनजीओ को पैसा देते हैं तो आपका हक बनता है कि आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि भाई आपने कहाँ खर्च किया है। आप उनकी रिपोर्ट देख सकते हैं, उनके पेशेंट से मिल सकते हैं। अगर आपके जैसे हमारी जो संस्था है वो जागरूकता फैलाती है, तो कल को सपोज करो मनीष, आप मेरे को दे रहे हो, आप मुझे कुछ भी अमाउंट दे रहे हो और आप ये मुझे कहते हो कि मैडम आप ऐसा है कि जीरकपुर में आके एक कैंप लगा दो, हाँ जी। तो आप देखिए कि कैंप लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखिए आपकी भी ये जिम्मेदारी है। हाँ हाँ। जब तक आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप कुछ भी जब पैसा देते हैं, देखिए कहीं पे तो विश्वास बन ही जाता है। यहाँ पे मैं बड़ी हंसी वाली बात कहना चाहूँगी कि जब भाई शादी होती है तो आप खानदान देखते हो, कुंडली मिलाते हो, तो भाई जरा एनजीओ से भी कुंडली मिला लो, हाँ 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 हाँ। एनजीओ का भी जरा हालचाल पूछ लो। अब उसके बाद जब शादी हो गई तो जैसे होता है कि फिर वो सारा घर बीवी चलाती है, तो उसी तरह से जब एक एनजीओ के पास आपका एक ट्रस्ट हो जाता है। हाँ हाँ। अब जैसे मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, टाइनोर के लोग जुड़े हुए हैं, कोक के लोग जुड़े हुए हैं, जल वाले लोग जुड़े हुए हैं, तो प्रीतिका वाले लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो जैसे अभी मेरे पास, यू विल बी सरप्राइज, मेरे पास कुछ ऐसे हैं जैसे कोक के जसपाल सिंह कंधारी जी हाँ हैं, जी, तो वो मुझे बड़ी बारी कहते हैं कि भैया तू शो चाहे कर चाहे ना कर, तू काम कर,
तू काम कर, हम तेरे को जो इस काम में उनका इधर चल रहा है कि उनको उनकी तार जुड़ी हुई है कि समाज का काम करना है, और उनको मेरा काम, ये काम जो है उनको है। तो मैं यही कहूँगी लोगों से कि जब भी आप किसी एनजीओ को पैसा देते हैं तो प्लीज़ ये आपका फ़र्ज़ है, आपका दायित्व है कि आप काम भी ज़रूर करें। हम लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एक होता है, जब लोग हमें सीएसआर में से फंड देते हैं तो हम उनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारा ये काम हुआ है और हम यहाँ यहाँ खर्च कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो मैं बल्कि लोगों को बोलूँगी कि आप बिल्कुल, आपको डोनेट करना चाहिए, अच्छी बात है। अगर आपको रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट का काम पसंद आता है और अगर आप मिलना चाहते हैं आके, तो बिल्कुल मिलिए, और आपसे जो बनता है आप उतना डोनेट कीजिए। अब अगर आपके पास वक्त है तो आके अपना वक्त दीजिए हमें, वॉलंटियर बनिए। वॉलंटियर आपकी बनिए। वेबसाइट पे मैं देख जी, रहा था। वॉलंटियर बनिए, हमारे साथ जाइए। अगर आपका मन है तो आप मन से जुड़िए, और अगर आप कुछ लिखना जानते हैं तो लिखिए, हाँ, कुछ लिख के हमारी मदद कीजिए, लोगों में जागरूकता फैलाने में हमारी मदद कीजिए। आप जिस एरिया में रहते हो वहीं पे आप पड़ोस में करिए। आपके घर में अगर दो काम करने वाली आती हैं, आप उन दो लोगों का ख्याल रखिए, उन्हें समझाइए। आप धन से जुड़ना चाहते हैं, धन से मदद करना चाहते हैं, तो आपकी जितनी मर्जी हो आप उतना धन दीजिए। क्योंकि आप दान मांगने जाएंगे और फिर आप अमाउंट भी बताएंगे तो भैया ये कोई किश्त थोड़ा वसूल कर रहे हैं। सो हाउ टू कनेक्ट विद यू? हमारा नंबर होता है जी, और वेबसाइट है हमारी रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट। बहुत मुश्किल नहीं है हमें ढूंढना, हाँ, हाँ। और आप हमें बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, और आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अगेन मैम जैसे बोल रहे हैं, मैं भी अपील करना चाहूँगा, बड़ा अच्छा सोशल कॉज है बेसिकली। उस जंग से लड़ने के लिए मैम आगे फेस बने हुए हैं, लेकिन आप सबका सहारा चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, एज ए वॉलंटियर चाहिए। आपके पास टाइम है तो मैम ने जैसे बोल दिया, आप घर पे ही 2 लोगों को भी इसको अवेयर कर लेंगे तो दैट इज़ बिल्कुल। जंग का हिस्सा बनना। जो लोगों के पास टाइम है, पैसा है, या फिर किसी और का ख्याल रखते हैं, वो मैम से जुड़े। अब इस एनजीओ में मैम बात करते हैं एक थोड़ा सा 2017 में चलते हैं मैम। बैक टू बैक बेसिकली हम लोग, मैंने खुद देखे 2010, 11, 12 गुरदास मान साहब शोज चल रहे थे, अवेयरनेस कैंपेन, हरभजन मान साहब, सतेंद्र सरताज साहब, जस्सी गिल और बहुत सारे। लेकिन 2017 में एक शो होने वाला था चंडीगढ़ में सतेंद्र सरताज का, होर्डिंग लग चुके थे, अनाउंसमेंट हो चुकी थी, इवेंट होने वाला था। बट ठीक उस शो से पहले एक ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, वो चाहे इनके चेहरे पे नज़र ना आए, स्माइल पे नज़र ना आए, पर इनके दिल से वो ट्रेजेडी शायद ही मिट पाएगी मैम। तो मैम 2017 में चलते हैं, क्या हुआ था मैम सतेंद्र सरताज के शोज़ के दौरान। मैं आपसे ही बेसिकली ऑडियंस को भी जानना चाहता हूँ, और ये मैं जिक्र तब कर रहा हूँ क्योंकि एक और इनिशिएटिव की शुरुआत हुई है, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। वो क्या इनिशिएटिव है, वो यहाँ से शुरू करते हैं मैम। 2017 में 8 मार्च को सतेंद्र सरताज का शो होने वाला था, लेकिन 1 मार्च को मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर करण संधू हमें छोड़ के चला गया अचानक। उसके बाद दुनिया जो थी वो ख़त्म हो गई। कोई भी इसको, मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस बारे में, क्योंकि हर माँ इस बात को समझ सकती है कि एक बच्चा क्या चीज़ होता है। सो कुछ साल ज़िंदगी के पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन पिछले 2 सालों से फिर से हमने एक नया प्रोजेक्ट रानी ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट के अम्ब्रेला के नीचे ही शुरू किया है, नेवर से डाई। सो ये जो डॉक्टर करण संधू, मैं उसके लिए पास्ट में बात नहीं करना चाहती, वो आज भी मेरे साथ हैं, क्योंकि जब तक मेरा दिल धड़केगा, जब तक करण जिंदा रहेगा। तो डॉक्टर करण संधू जब वो स्कूल में था 12th में, तो उसको एक टाइटल मिला था
नेवर से डाई, क्योंकि वो मतलब हर चीज़ से जूझना चाहता था, हर जंग में जीतना चाहता था, वो कभी हार नहीं मानता था। वो हमेशा ये कहता था कि जब तक मैं हूँ, जब तक मरा नहीं, और जब मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, तो नेवर से डाई। तो मुझे उसकी ये जो स्पिरिट थी, मैं उसको जिंदा रखना चाहती हूँ, आप सब लोगों की मदद से, सहायता से, सहयोग से, क्योंकि आप सब साथ हैं तो मैं बहुत कुछ हूँ, आप सब साथ नहीं तो तन्हा मैं कुछ भी नहीं। तो इसके तहत हम लोग 25 से 35 साल के जो यूथ है, उसका हम लोग हार्ट सर्जरीज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा के देते हैं। तो आपने मुझे पूछा था कि कोई इंटरेस्टिंग बात जो मेरे कभी जुड़े, मतलब आए, तो वो मैं बताऊं। इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि एक 34 35 हो सकता है 32 हो, मुझे एग्जैक्ट उम्र नहीं याद। तो एक लड़की, एक युवती हमारे पास आई, और यहाँ पे एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि वो युवती नहीं आई, उसकी मदर इन लॉ आई। मतलब बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि किसी की मदर इन लॉ, लोग इतना बदनाम करते हैं सास बहू के रिश्ते को, लेकिन वो सास मेरे पास आई और उसने बोला कि जो मेरी बहू है उसको दिल में उसका वॉल्व जो है वो श्रिंक हो रहा है और वो पीजीआई से उसका इलाज चल रहा है, लेकिन पीजीआई वालों के पास वक्त नहीं है अभी, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सर्जरी में टाइम लगेगा, लेकिन मैडम उसको दर्द बहुत होता है, उसका बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो मेरे पास आई, तो हमने, मतलब हमने क्या, आप सब के सहयोग से जो था, हमने सब ने मिल के, जैसे कह लो, उसका ऑपरेशन करवाया। और जिस दिन उसको ऑपरेशन के बाद बाहर लाया गया तो उसका 5 साल का बच्चा था, उस दिन उसका बर्थडे था। और जब उसने मुझे चॉकलेट दे के कहा कि मैम आपने मेरी माँ को ज़िंदगी दी, तो मुझे ऐसे लगा कि वो करण है, कि वो करण है उसका बच्चा। मुझे कहीं उसमें अपने बच्चे का एहसास हुआ और मुझे लगा कि एक बच्चे को जब माँ की खुशी होती है, उसी तरह एक माँ को अपने बच्चे के साथ खुशी होती है। तो वो लड़की जो है आज भी मेरे साथ, मोनिका उसका नाम है, वो आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई है और हम लोग मिलते रहते हैं। इसी तरह से फिर और मतलब, और कोई संगरूर से कोई आया था, उसकी बीवी का था, तो वो एक मतलब कहीं पे ऐसा सफाई कर्मचारी वो काम करते थे, तो उनकी वाइफ का था, वो हमने कराया। तो और कभी कभी बड़ी तकलीफ भी होती है, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं आपको ना एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। जैसे हम कोई भी इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम ताउम्र इस इंटरव्यू को लेके नहीं चल सकते, है ना। एक वक्त के बाद हम छोड़ेंगे, फिर एडिटिंग होगी, है ना। तो इसी तरह जो भी आप काम करते हैं उसके लिए आपकी कहीं ना कहीं आपको लाइन लगानी पड़ती है ना। तो हमने भी ये करा हुआ है कि 25 साल से लेके 35 साल की उम्र के लोगों की लोगों आप का मैं करवा के देती हूँ। लेकिन कभी कभी जब किसी का फ़ोन आता है और जब वो कहते हैं कि मैडम मुझे मदद की ज़रूरत है, लेकिन मैं 60 साल का हूँ, बिलीव यू मी, माई हार्ट ब्लीड्स। मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि मेरा मन करता है कि काश मेरे पास इतना हो इतना हो कि मैं कि मैं सभी की कर सकूं, कि जो मेरे पास आए मैं उसको लौटाऊं नहीं, मैं उसकी मदद कर सकूं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, उसके लिए कभी कभी बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। और दूसरा, मेरे लिए ये जो काम है, मैं कोई जनरल टॉपिक के ऊपर ये चैरिटी नहीं करती हूँ। मैंने अपनों को खोया, अपनों को खोया है मैंने, और उसके लिए ये जो काम करना होता है ये एक दर्द का सफ़र होता है। और हर बार जब मैं ये करती हूँ
तो मैं आई जानती थिंक हूँ, फेसेस सामने आते होंगे आपके मैं सामने। जानती हूँ कि किस गली से गुजरना होता है जब मंजिल तक पहुँचना होता है। राइट राइट। और ये कोई समझ नहीं सकता, किसी को समझाया नहीं जा सकता। ये एहसास आता है, ये इंसान के एहसासात हैं। एहसासात या तो समझ लो या तो ना समझ लो। ये ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत सा एक धागा है, जुड़ जाए तो जुड़ जाए, ना जुड़े तो ना जुड़े। तो मेरे लिए ये जो चैरिटी का सफ़र है, ये मुझे अपने आप को ताकि मैं अपना मेंटल बैलेंस ना लूज़ करूं, मेरी जो सैनिटी है, जो मेरा एक बैलेंस है ज़िंदगी का, वो बना रहे। तो ये मुझे इसमें बहुत काम आता है और ये एक वजह है कि मैं इसमें जुड़ती हूँ और लोगों का प्यार, लोगों की हिम्मत मुझे साहस देती है कि मैं ये काम करती रहूँ। मैम अप्रिशिएबल है, आप करते रहिए। और डेफिनेटली यस, ज़रूरतमंद लोगों की, जैसे मैम ने बोला कि मेरे से रहा नहीं जाता, 60 साल का भी कॉल आता है तो मैं कई बार, ठीक है, कई बार फाइनेंसेस तंग करते होंगे, राइट? जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो फाइनेंसेस। थोड़ा आपको मदद चाहिए, आप लेडी हैं, अगर ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं या आपको टेस्ट कराना है, मेमोग्राफी फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। अगर आप 25 से 35 है ना, 25 से 35 अगर आपकी हार्ट सर्जरी और आप दे नहीं पा रहे उसका फंडिंग, तो उसमें हेल्प कर देते हैं। और डेफिनेटली यस, आप लोग जुड़ भी सकते हैं। अब मैम थोड़ा सीरियस टोन से उसमें आते हैं मैम, गुरदास मान साहब। बहुत सारी कहानियाँ, मेरा भाई है तो बहुत सारे मतलब बहुत प्यार वाला, बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता है और वो इतना खूबसूरत इंसान है। मतलब मुझे याद है कि जब उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला था कि उन्होंने बोला कि अगर आप लोग ध्यान नहीं रखोगे, माँओं का अपने का ध्यान नहीं रखोगे, तो वो कहते हैं ना कि मतलब उनका बहुत अच्छी बात है कि दुनिया दा हर रिश्ता माँ दे पैरां सदका है। हाँ हाँ। तो वो बड़ा वो बोलते थे कि अगर आप ये जो छाती का कैंसर है, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना इन चीज़ों का, तो आने वाली नस्लों को माँ का दूध ही नहीं मिलना, क्योंकि माँ के दूध से ही वांझे रह जाएंगे वो लोग, मतलब पंजाब वांझा रह जाना है उन्होंने उस करके। बाकी वो एक बहुत बहुत खूबसूरत इंसान है, उनमें जो नम्रता है, हलीमी है, बहुत अच्छी है। इसी से कनेक्टेड, इस टॉपिक से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती माएँ, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं इस कैंसर के, ऐसा कुछ मिथ है यहाँ पे? बिल्कुल, बिल्कुल मिथ नहीं है ये, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा। जी, कि जो माँ का जो दूध पिलाना होता है, ये बहुत हेल्दी चीज़ है और इससे जो आपके छाती में जो हार्मोन्स होते हैं, जो कि कैंसर के लिए लेमैन में कहें तो जो हानिकारक होते हैं, जब आप माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और इससे आपको मदद मिलती है कि मदद आपको मिलती ये कैंसर ना हो। और वैसे भी माँ और बच्चे का जो बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अपनी छाती के साथ लगाती है, तो एक बहुत बड़ा जो पहला स्पर्श है बच्चे का माँ के साथ, वो उसकी माँ की छाती के साथ शुरू होता है। बाद में बातें आती हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या नहीं कहना चाहते हैं, बातें होती हैं, बड़ा होता है, चलता है, फिरता है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने के कुछ घंटों के बाद ही तो सबसे पहले उसको उस चीज़ का वो जो अमृत है वो पिलाया जाता है। तो अब आते हैं, अभी इवेंट के बारे में आते हैं। अभी टैगोर में आपका इवेंट होने जा जी, रहा है मैम, क्या इवेंट होने जा रहा है? और इवेंट होने जा रहा है जी, रेखा भारद्वाज और विशाल भारद्वाज। फंड रेजिंग इवेंट। हाँ जी, रेजिंग फंड्स के लिए ये पहली बार ट्राई सिटी में दोनों इकट्ठे आ रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। और मैं बेहद उनकी शुक्रगुज़ार हूँ और दिले तहे दिल से उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो दोनों आ रहे हैं और उनके लिए पूरे शहर में ट्राई सिटी में तहलका है और यू विल बी इनफैक्ट सरप्राइज्ड। टिकट्स सारी। जी, जी, ये हमारा शो से इवेंट से 1 हफ़्ता पहले हम लोगों का मतलब आप ये कह लीजिए कि 7 दिसंबर का शो है और 30 नवंबर को वी वर सोल्ड आउट। अरे वाह।
तो ये हो गए थे। और बल्कि ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप हम सब की मदद करें। और मुझे भी इस शाम का बेसब्री से इंतज़ार है। 7th को शाम को कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे। जी, 2 जी। घंटे का रहेगा? देखिए मतलब 2 ढाई घंटे का होगा, बाकी जो जब एक बार आर्टिस्ट स्टेज पे होता है और ऑडियंस सामने होती है, तो ये जो तालमेल है, ये आर्टिस्ट का और सुनने वालों का हो जाता है। फिर उसमें जो हम ऑर्गेनाइज़र हैं, वो हम एक तरफ हट जाते हैं, तो वो उनका राब्ता जैसा बन जाए, वो बन जाता है। बेसिकली आप लोगों को थोड़ा-सा अवेयरनेस मिला होगा इस टॉपिक में, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। डेफ़िनेटली इस एनजीओ का हिस्सा बन सकते हैं या फिर इस एनजीओ से मदद माँग सकते हैं। मैम, शायराना अंदाज़ में आप पोएट भी हैं, वॉइस ओवर्स भी करती हैं। जी। तो मैम क्या कहना चाहेंगी, एनी संदेश फॉर आवर ऑडियंस जो इस टाइम ये शो देख रही है जाने से पहले? देखिए मैं सबको ये गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ शुरू होती है आपके स्वयं से। जब आप अपना ख़्याल रखेंगे और अपनों का ख़्याल रखेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई मुश्किल रहने वाली नहीं है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। जीत जाएंगे जंग गर हम संग हैं, जीत जाएंगे जंग गर हम संग हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखते रहें। थैंक यू मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। तो दोस्तों, आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी जिससे लोगों का भला हो सके, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, तो आप हमारे इस पॉडकास्ट में आ सकते हैं। आप हमें डीएम कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। हम स्वागत करेंगे आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। तो आइए हिस्सा बनिए पॉडकास्ट बाय मुनीश पुरी का।